लेक्चर नंबर 4 तक हमने कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ बातें जानी थी। ये समझा था कि कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है और प्रिपरेशन कैसे करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन का। वहाँ पर हमने लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन, दो टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में स्टडी की थी और मैंने ये भी बोला था वहाँ पर कि वो दोनों कोलाइडल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक को। क्या क्या कोलाइडल सोल्यूशन प्रॉपर्टी शो करता है वो स्टार्टिंग में समझने की कोशिश करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर विद द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। सो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। और एक एक करके हम प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक लेक्चर में जब आप आए तो लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आए, इन सब चीजों को ध्यान में रखें। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन हमने अभी पढ़ा है थोड़े दिन पहले ही कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यू वेरी वेल नो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लाइक ट्रू सॉल्यूशन शोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसी प्रकार से कोलाइडल सोल्यूशन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कोलाइडल सोल्यूशन की कि कोलाइडल सोल्यूशन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होगी कोलाइडल पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलाइडल सोल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो ये कोलाइडल सोल्यूशन है तो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो वो जिगजैग मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं और इस रैंडम मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। बात समझे? मतलब कोलाइडल सोल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात करूं तो डिस्पर्स्ड फेस की बात कर रहा हूं। जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिगजैग मोशन बोल सकते हो। दिस मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आप अंधेरे कमरे में एक किसी होल से आती हुई रोशनी को देखें तो वहां पर आपको डस्ट के पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करते हुए विजिबल होंगे, तो वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं ब्राउनियन मोशन को। चलिए थर्ड वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात पहले भी समझा देना चाहता हूं, शायद जिससे आप थर्ड वाला पॉइंट ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जितना अच्छे से नाचेंगे, ठीक है, मैंने कल भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाया था आप लोगों को, मैं आपको वापस से बोल रहा हूं। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलॉइडल पार्टिकल जितना अच्छे से डिस्पर्स्ड रहेंगे, जितना अच्छे से वो नाचते रहेंगे, ठीक है, पीपीटी के फॉर्म में ना बने, घूमते रहे सोल्यूशन के अंदर, उतना स्टेबल कोलॉइडल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है, स्मॉलर द पार्टिकल, जितना स्मॉलर होगा पार्टिकल ग्रेटर द ब्राउनियन मोशन। इस बात को तो याद ही रख लेना कि जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा उसका ब्राउनियन मोशन या उसका रैंडम मोशन उतना ही ज्यादा होगा, एंड बेटर इज द कोलाइडल सोल्यूशन, क्योंकि भाई जितना ज्यादा रैंडम मोशन करेगा उतने अच्छे से डिस्पर्स्ड होगा। याद रखो, जितना अच्छे से नाचेंगे पार्टिकल्स सोल्यूशन के अंदर उतना अच्छा वो कोलाइडल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो ये क्या पॉइंट है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, स्मॉलर इज द पार्टिकल, जितने छोटे होंगे कोलॉइडल पार्टिकल उतना अच्छा वो ब्राउनियन मोशन परफॉर्म करेंगे, जिगजैग मोशन परफॉर्म करेंगे और उतना ही अच्छा कोलॉइडल सोल्यूशन होगा। क्यों नाचते हैं पार्टिकल्स, आपसे अगर मैं पूछूं क्यों डिस्पर्स्ड होते हैं पार्टिकल नाचते क्यों रहते हैं, घूमते क्यों रहते हैं? द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज चार्ज, क्योंकि उनके ऊपर लाइक चार्जेस होते हैं, रिपल्शन की वजह से वो नाचते रहते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं सोल्यूशन के अंदर। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट समझते हैं। मैं 4 पॉइंट समझाता हूं। अच्छा, चौथा पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए पहले 3 पॉइंट लिख लो। पहले ये 3 प्रॉपर्टीज लिख लो, उसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टीज समझना स्टार्ट करेंगे। ये तीनों प्रॉपर्टी आप लिख लो, समझ गए होगे आप, बाकी तो याद ही रखना है।
फिर हम चौथी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। प्रणाम बेटा। प्रणाम सार्थक मिश्रा। सो वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूं प्रॉपर्टीज को। पहला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा सर पॉइंट 2 में आर के बाद क्या लिखा? अच्छा एक सेकेंड। आर इन, दैट इज इन, सॉरी सही से दिखा नहीं, आर इन। ठीक है, मैं वापस से प्रॉपर्टीज रिपीट कर दे रहा हूं। पहला प्रॉपर्टी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। सेकंड है कि जो पार्टिकल्स होंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स वो ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि जितना ज्यादा छोटा कोलॉइडल पार्टिकल होगा उतना ग्रेटर ब्राउनियन मोशन होगा। ठीक है, वो ये इन लिखा है, आर इन रैंडम मोशन। ठीक, चलो तो आई होप आपने ये तीनों प्रॉपर्टी लिख ली होंगी और आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ पॉइंट और यू कैन से फोर्थ प्रॉपर्टी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन एक स्पेशल इफेक्ट शो करता है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद जो लिखा है वो बोलता हूं। जैसे यहां पर मान लो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जैसे टिंडल इफेक्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी टिंडल इफेक्ट बोल ही दिया है। जैसे एक कमरा है, बंद कमरा है, तो उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल जो हैं एयर के अंदर डिस्पर्स्ड हैं। आई एम योर न्यू स्टूडेंट, व्हाट यू हैड स्टडीड। थोड़ी देर में बात करते हैं इस टॉपिक पे, पहले मैं टिंडल इफेक्ट बोल दूं, उसके बाद मैं तुम्हारा क्वेश्चन लेता हूं सार्थक। मुझे अभी दिख नहीं रहा, मैं सोच भी नहीं रहा हूं क्या लिखा है। देखिए पहले समझने की कोशिश करें। ऑलरेडी मैंने टिंडल इफेक्ट के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था। मान लीजिए बंद कमरा है, तो बंद कमरे में डस्ट के पार्टिकल्स ऑलरेडी डिस्पर्स्ड हैं एयर के अंदर। ठीक है, वो नाच रहे हैं लेकिन वो विजिबल नहीं है। अगर वो कमरा पूरा अंधेरा है, डार्क रूम है, तो फिर वो विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो एक कोई होल कर दिया जाए और वहां से रोशनी डाली जाए तो वो फिर पार्टिकल्स आपको विजिबल दिखते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हुए दिखते हैं, है ना? बात समझे? तो इसका मतलब क्या है कि कोलॉइडल पार्टिकल में अगर टॉर्च से या किसी भी प्रकार से रोशनी डाली जाती है तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं उनकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, तो वो रोशनी डालने पर विजिबल हो सकते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं अभी। When light is passed through colloidal solution, जब भी लाइट पास किया जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन से, पार्टिकल्स बिकम विजिबल। ठीक है, पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। वेरी वेरी सिंपल, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके, मैं ऑलरेडी आपको टिंडल इफेक्ट बता चुका हूं। जैसे यहां पर देखो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यहां पे हमने ये यहां से देखो एक टॉर्च की रोशनी डाली, तो रोशनी डालने पर ये देखो इस तरीके से इसकी रोशनी यहां से यहां तक पहुंची। ठीक है, इस पूरे रीजन में जितने भी पार्टिकल होंगे, ये जो रेड कलर से मैंने बाउंड्री बनाई है ऊपर और नीचे, इसके बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और इस कोन को, ये जो कोन बन रहा है, दिस कोन इज कॉल्ड एज टिंडल कोन। ठीक है, इसको टिंडल कोन बोलेंगे। अभी आप इतना लिखो स्कैटरिंग क्या है, और ये मैक्सिमम स्कैटरिंग जो लिखा है मैंने, ये मैं समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। बस अभी आप फोर्थ पॉइंट को लिख लो। नाउ सार्थक मिश्रा, सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट, व्हाट यू हैड स्टडीड, प्लीज टेल मी सर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। मैं समझ ही नहीं पाया तुम्हारा क्वेश्चन सार्थक। अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस तुम देख सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स वीडियो के अवेलेबल है। फोर्थ पॉइंट आप लिख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये स्कैटरिंग वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको समझा दूंगा। फोर्थ पॉइंट में सिर्फ मैंने टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया कि अगर रोशनी डाली जाए कोलॉइडल सॉल्यूशन पर तो कोलॉइडल पार्टिकल्स विजिबल होने लगेंगे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को फिर से। स्कैटरिंग वाला जो पॉइंट है वो, जैसे ये जो टॉर्च की रोशनी में डाल रहा हूं, जो लाइट इंपिंज हो रही है ना,
वो कुछ तो पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर लाइट डाली गई है, कोलॉइडल सोल्यूशन पर लाइट डाली गई है, तो कुछ तो पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट को। सम पार्ट ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल, कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज स्कैटर्ड। स्कैटर मतलब बिखर जाएगा, जो बाकी पार्ट है वो बिखर जाएगा। जो मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है ना, वो परपेंडिकुलर एंगल पर होती है। परपेंडिकुलर एंगल बोलने का मतलब क्या है, जैसे टॉर्च ऐसे डाली जा रही है, ठीक है, टॉर्च की जो रोशनी है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में या और इस डायरेक्शन में स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी। 90 डिग्री पर स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम स्कैटरिंग जो होती है वो 90 डिग्री पर होती है। तो बहुत सारा लाइट तो पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, जो भी रिमेनिंग होगा वो फैला दिया गया होगा, जिसकी वजह से हमें वो पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पार्टिकल्स को देखना चाहते हैं तो सब यहां पर बैठ के देखेंगे तो सबसे अच्छा दिखेगा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड लाइट आएगी। स्कैटरिंग का मतलब हो गया फैला देना, ठीक है, बिखेर देना। अब ये वाला पॉइंट लिख लो, मैक्सिमम स्कैटरिंग बात लिख लो। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा मैक्सिमम स्कैटरिंग अकर्स एट 90 डिग्री का मतलब बोलने का क्या है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपने लिख भी लिया होगा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अब यहां पर मैं पहले बोल दे रहा हूं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है पहले तो वो मैं समझा देता हूं। जैसे ध्यान दो, समझना अच्छे से, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, यू नो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। तो जो पॉजिटिव चार्ज आपको येलो येलो कलर से सोल्यूशन के अंदर दिख रहा है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर दो प्लेट लगा दी, दो मेटेलिक प्लेट लगा दी, एक को बोला एनोड, जो पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्टेड है वो एनोड है, और एक को बोल दिया कैथोड जो नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। ये दो प्लेट लगाई और हमने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल है, वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट चार्ज प्लेट। अगर मान लो कोलॉइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ भाग रहे होते। बात समझे? ऐसा ये जो हो रहा है ना, ये सब इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, ऐसा होने से ये जो कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब वो नेगेटिव प्लेट पर जाके इकट्ठा हो जाएंगे तो उनका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, समझे। पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स अगर नेगेटिव चार्ज प्लेट पर जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद, तो जो चार्ज है उनका वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से, और जब चार्ज न्यूट्रल हो गया तो वो पीपीटी बना देंगे। आपको समझ में आया, उनके बीच में कोई रिपल्शन ही नहीं है, तो वो डिस्पर्स नहीं रहेंगे। अगर पार्टिकल्स न्यूट्रल हो गए कोलॉइडल पार्टिकल्स तो वो पीपीटी का फॉर्मेशन कर देंगे, और पीपीटी बन जाना, कोलॉइडल सॉल्यूशन से पीपीटी का फॉर्मेशन कहलाता है कोएगुलेशन। दूध का फट जाना, यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक ए पीपीटी बनना, दूध फट जाता है तो फिर जो उसका ऑयल वाला पार्ट होता है वो इकट्ठा हो जाता है ना, बटर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने से कोलॉइडल पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होने के बाद वो इकट्ठा सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, है ना, बात समझे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन, कोएगुलेशन हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक बार मैं पढ़ देता हूं जो लिखा है, बाकी समझाने को तो मैंने समझाया ही है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रिसिटी पास की गई कोलॉइडल सॉल्यूशन से, देन चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल विल मूव टू द ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट एंड बिकम न्यूट्रल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको समझाया गया है, तो आप फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस।
और कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, आपको याद दिलाता रहता हूँ कि कभी भी आप डाउट हो तो बिना किसी हेजिटेशन के डाउट सबसे पहले पूछा करें। अगर डाउट बनी रह गई तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही नहीं कुछ है वो होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा और आगे की चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। जितनी भी डाउट आती हैं उनको अपना दुश्मन समझो, उनको ख़त्म करते चलो। जैसे ही डाउट आई उसको ख़त्म करना है टाइम मिलते ही, क्योंकि वो आगे आपका ये जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट करने लगेंगे, आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, तो फिर आपकी विजय थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अपनी विजय को आसान बनाने के लिए डाउट नाम का जो दुश्मन है आपका, उसको खत्म करने की कोशिश किया करो। चलो, तो ये सिंपल सा था इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपको समझ में आ गया होगा, और कोएगुलेशन भी समझ में आ गया होगा। वैसे कल मैंने कोएगुलेशन बताया था, ठीक है, आज भी समझेंगे। अभी 6th पॉइंट में कोएगुलेशन ही है। चलो, तो 6th पॉइंट में हम 6th प्रॉपर्टी बोल लो या 6th पॉइंट बोल लो, इसमें हम कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन की बात करेंगे। इसको फ्लॉक्यूलेशन भी बोलते हैं, कोएगुलेशन को, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है दूध का फट जाना, इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन, ठीक है। या ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में कन्वर्ट कर देना, उसको क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन। और तुम्हें याद होगा कल हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पेप्टाइजेशन के बारे में पढ़ा था, याद है पेप्टाइजेशन क्या होता है। पेप्टाइजेशन में क्या हो रहा था, पीपीटी टूट के कोलॉइडल सॉल्यूशन बना दे रहा था, तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। तो कोएगुलेशन भी क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता था, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉरी, पीपीटी से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता था, तो यहां पर क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन से पीपीटी बन जाएगा, जैसे यहां पर हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। तो इसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा कोएगुलेशन में, ठीक है, कोएगुलेट हो जाएंगे पार्टिकल्स। जैसे मान लो कैसे होगा वो समझ लेते हैं। जैसे एक तो तरीका हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जो अभी आपने समझा है। एक और तरीका है, जैसे मान लो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे है ना, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव आयन भी होगा उसमें और नेगेटिव आयन भी होगा, ठीक है। तो अब कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा आयन जाके बैठ जाएगा, नेगेटिव वाला आयन जाके बैठ जाएगा, ठीक है, और उस पार्टिकल को, कोलॉइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसके बाद वो पीपीटी बन जाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल, है ना, बात समझे। तो इलेक्ट्रोलाइट डाल के भी, मतलब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाल के भी हम उसको कोएगुलेट करते हैं। जैसे दूध फाड़ते हो तो कैसे फाड़ते हो, थोड़ा सा नींबू का रस यूज करो ना तो दूध फट जाएगा। तो नींबू इज इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो दूध फाड़ने का काम करता है, कोएगुलेशन का काम करता है। कोएगुलेशन मतलब पेप्टाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस, जो भी आपने समझा है। या न्यूट्रल कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज है और उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज डाल दोगे तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, चार्ज नहीं हो, तो पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज को दे तो न्यूट्रल हो जाएगा। आप 6th पॉइंट लिख लें, आप कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन को। अगर आपको पेप्टाइजेशन समझ में आ गया तो ये तो समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। बाकी आप थोड़ा इसको दिमाग में सेट करने के लिए दूध का फट जाना, ये वाला एग्जांपल याद रखें, इसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। तो किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उससे कोएगुलेशन हो जाएगा। और याद है पेप्टाइजेशन में भी यही करते थे, इलेक्ट्रोलाइट ही डालते थे, वहां पर प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हो जाता था। पीपीटी, अगर पीपीटी बनाए तो भी हम इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको वापस से कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, और अगर कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो उसमें भी प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट डाल के हम उसको पीपीटी बना सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देना। कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं बेसिकली, अगर वो कोलॉइडल पार्टिकल है तो वो पक्का चार्ज होंगे, चार्ज के कारण ही वो डिस्पर्स्ड होते हैं, रिपल्शन की वजह से वो सॉल्यूशन में नाच रहे होते हैं, ठीक है।
तो अगर पार्टिकल पर जो चार्जेस को अगर मैं न्यूट्रलाइज कर दूं तो वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस कोएगुलेशन कहलाता है। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है तुम्हारे सामने दिख रहा है अभी तुमको, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कोएगुलेशन। ओके, सो कोएगुलेशन से रिलेटेड एक रूल है दैट इज कॉल्ड हार्डी-सेल्स रूल। देख लेंगे हम ध्यान से, और ये नेक्स्ट हेडिंग लगा लें, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टार्ट अ नेक्स्ट हेडिंग विच इज हार्डी-सेल्स रूल। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है आई डोंट नो करेक्टली, बट मैं तो सुल्ज पढ़ता हूं। ठीक है, हार्डी-सेल्स रूल। मैंने कभी चेक नहीं किया इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो चेक कर सकते हो। हार्डी-सेल्स रूल। देखो क्या है, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा ये कि अगर जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है और उस पर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, जैसे मान लो इस इलेक्ट्रोलाइट पर चार्ज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक तो मैंने ले लिया B- वाला और एक मैंने ले लिया A भी है, A वाले की बात नहीं कर रहा हूं, और एक B-2 वाला ले लिया। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल, ये एक B-2 यहां पर दो कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब अगर मैं इसके एक ही पार्टिकल को डालूं तो मेरे दो कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर B-2 का एक पार्टिकल डालूंगा तो मेरे दो कोलोइडल पार्टिकल कोएगुलेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं B- यूज करूं तो मुझे B- दो पार्टिकल डालने पड़ेंगे, तब जाके मेरे दो कोलोइडल पार्टिकल कोएगुलेट होंगे, मतलब न्यूट्रलाइज होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम कौन सा डाला गया, जिस पर चार्ज ज्यादा है। तो जिस पर चार्ज ज्यादा है अगर उसको कम भी डालोगे, उस इलेक्ट्रोलाइट को कम भी डालते हो तो भी कोएगुलेशन आसानी से हो जाएगा। तो यही हार्डी-सेल्स रूल है। पढ़ देता हूं मैं इसको। हायर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइट मोर विल बी द कोएगुलेशन। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट पर उतना ज्यादा कोएगुलेशन होगा। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब क्या है, चाहे तो पॉजिटिव चार्ज देख लो चाहे नेगेटिव चार्ज देख लो, बात समझे। जैसे मैं बोल रहा हूं A+ और B-, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और मैं अगर बोलूं A2B2, ठीक है, ऐसे करके प्लस और माइनस, तो यहां पर 2 + 2 - है। बात मेरी समझ रहे हो ना। तो जैसे NaCl है और H2SO4 है, तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है उनका। तो कहीं कोई भी चार्ज देख सकते हो, चाहे तो कैटायन का चार्ज देख लो चाहे एनायन का। सीधी बात है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट पर उतना ज्यादा कोएगुलेशन होगा, एंड ईजियर विल बी द कोएगुलेशन। ठीक है, कोएगुलेशन आसान भी हो जाएगा, उसका थोड़ा सा ही अमाउंट डालूंगा मैं, कोएगुलेट हो जाएगा। इसका मतलब कोएगुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, हायर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट पर चार्ज होगा मोर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर, उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। ऑब्वियसली वो आसानी से कोएगुलेट कर रहा है, थोड़ा सा ही डाल दोगे तो भी कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हार्डी-सेल्स रूल, जो कि बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है ना, मैंने जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखे हैं सरफेस केमिस्ट्री में इसी रूल से देखे हैं मैंने। बहुत ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस रूल पर बन सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेमोराइज रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी देख लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर। तो आपने पूछा है कि डीसीए क्यों नहीं मिला इसका, तो डीसीए मिल जाएगा यार, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इस पर, क्योंकि इस पर कोई क्वेश्चन लगाना नहीं है आपको बहुत ज्यादा। तो इसको बार बार नोट से पढ़ना है, उसके बाद में एक डीसीए मतलब जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी तो आपको एनसीईआरटी से करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको नोट्स पर ध्यान देना है, मैं इसीलिए आपको आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, नोट्स पर ही ध्यान देना है, बार बार रिवाइज करना है उनको, लोगों के बहकावे में नहीं आना है। लोग तो बोलेंगे ये किताब नहीं कर रहे हो, या तुम्हारे कुछ फ्रेंड होंगे वो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगा रहे होंगे,
तो तुम उनसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो मेरी बात मानो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। मैंने जो बोला है वही करना। मैंने बोला है तुम्हें नोट्स पर प्रॉपरली फोकस करना, बार बार रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम्स उसी को देना। ऐसा करोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना नंबर ऑफ टाइम्स तुम रिवाइज करोगे दैट विल बी मोर बेटर, वो ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर कैसे आते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर, किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर चार्ज ज्यादा कहां पर है, एल्यूमिनियम +3, फिर Mg+2, फिर Na+, तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर कहां पर होगी, एल्यूमिनियम +3 की सबसे ज्यादा होगी, फिर Mg+2, फिर Na+। ऐसे ही दूसरे वाले में यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस दिए हुए, तो Cl-, SO4-2, PO4-3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लिख लो क्वेश्चंस। बाकी जरूरी नहीं कैटायन और एनायन देगा, जैसे NaCl दे दे। सुनो ध्यान से, मैं बोलूं NaCl है एक इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4। ठीक है, अब बताओ इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में किसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 ही नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, इस पर चार्ज ज्यादा है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें डायरेक्टली चार्ज ही ना दिखाए, जैसे यहाँ पर NaCl और Na2SO4 में अगर मैं पूछूं कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा है, तो यू विल से कि Na2SO4 की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइट पर तो ऐसे ही होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है। बात मेरी समझे, चार्ज से मेरा क्या तात्पर्य है। चलिए, तो इन 2 क्वेश्चंस की सहायता से आपको कोएगुलेटिंग पावर निकालना आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा रूल क्या है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज कोएगुलेटिंग वैल्यू। एक और पॉइंट समझ लेते हैं, कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कोएगुलेटिंग वैल्यू। जो भी आपने लिखा ना रहा हुआ करे आपसे, या आपको कोई डाउट रहा करे, तो आप मुझसे पूछ लिया करो। सो लेट्स स्टार्ट कोएगुलेटिंग वैल्यू। देखो कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कितना तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है जिससे कोएगुलेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मेरी बात समझो, उसको जो लिखा हुआ है उसको मत देखो, अभी मेरी बात सुनो। मैं बोल रहा हूं कोएगुलेटिंग वैल्यू बोलने से मतलब है कितना इलेक्ट्रोलाइट तुमने डाला है कोएगुलेशन के लिए। जैसे मान लो 1 लीटर दूध को डालने में एक बार मैंने A इलेक्ट्रोलाइट डाला और एक बार मैंने B इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो A इलेक्ट्रोलाइट मुझे ज्यादा डालना पड़ा दूध फाड़ने के लिए और B इलेक्ट्रोलाइट कम डालना पड़ा। इसका मतलब पावर किसकी ज्यादा है, B वाले की ज्यादा है, क्योंकि उसे कम डालना पड़ा ना। और वैल्यू किसकी ज्यादा है, जिसको मैंने ज्यादा डाला है, जिसका ज्यादा अमाउंट यूज किया है कोएगुलेशन कराने के लिए, उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, कोएगुलेटिंग वैल्यू मतलब कितना इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है कोएगुलेशन कराने के लिए, उसको हम कोएगुलेटिंग वैल्यू से रिप्रेजेंट कराते हैं। समझे। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या है। मैथमेटिकली है नंबर ऑफ मिलीमोल, कितना मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट का ऐड किया गया है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने, आप फॉर्मूला याद करोगे। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, कितना मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया है इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन टू मेक दिस कोएगुलेटिंग। ठीक है, बात समझे मेरी। अच्छा, तो ये फॉर्मूला तो लिखना ही आपको, बाकी अगर चीजें समझ गए होगे तो सेकंड वाला पॉइंट भी मैं पढ़ लेता हूं। जब मैं बोला करूं ना लिखने को, तभी लिखा करो। तुम में से कोई कोई तो बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करता है, इसलिए बड़ी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं आगे चल के। अपनी ही चलाते हो तुम, सामने वाला कुछ अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो उससे सीखने की कोशिश किया करो। देखो, लोअर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर कोएगुलेशन ग्रेटर इज द कोएगुलेटिंग पावर। समझे, जितना कम मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज करूंगा उतनी ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। कम यूज करने पर कोएगुलेशन हो जा रहा है, इसका मतलब कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, चलो, तो यहां से एक और पॉइंट समझ में आ गया कि कोएगुलेटिंग पावर, सीपी का मतलब है कोएगुलेटिंग पावर और सीवी का मतलब है कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो कोएगुलेटिंग पावर कब ज्यादा होगी, जब हम कम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, तो इसका मतलब कोएगुलेटिंग पावर और कोएगुलेटिंग वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां से एक मैंने थर्ड पॉइंट भी बना दिया है। फिर आपने बोला है जो बात आपने बोली है उसको लिख
दीजिए इसके बारे में, क्या क्या लिख दूं मैं? मतलब मुझे समझ, सब तो मैंने लिखा है यहां पर, मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं बोली कि जो लिखी ना हो। यहां पर सब कुछ लिखा है मैंने। बाकी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कैसे करते हैं, जो मैंने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है, वो क्या करते हैं, बगल में अगर मेरी कोई बात अच्छी लगती है ना, हिंदी में लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो ऐसा ही कर लिया करो, आप भी ब्रैकेट या कुछ ऐसा यूज करो, हिंदी में जो भी मैं बोलता हूं लिख लिया करो। दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे, सो इट विल हेल्प यू। सो यहां से कोएगुलेटिंग वैल्यू, तो कोएगुलेटिंग वैल्यू को अगर सरल भाषा में समझना है तो बस इतना समझो, कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया है टू मेक द कोलॉइडल सॉल्यूशन कोएगुलेटेड। बाकी अगर कोई डाउट हो इससे, इसके अलावा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड टुडे, वी विल फिनिश 3 ऑफ द चैप्टर फॉर केमिस्ट्री। 3 चैप्टर खत्म कर लेंगे केमिस्ट्री के हम, आउट ऑफ 8 चैप्टर। तो पहली किताब में 8 चैप्टर, जिसमें 3 चैप्टर हम खत्म कर चुके होंगे, तो इनको आप रिवीजन करना स्टार्ट कर लें। अब आपके लिए क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपने ये सब लिख लिया है और आपको अच्छे समझ में आ गया, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं अच्छे से। इफ इलेक्ट्रोलाइट ए हैज अ कोएगुलेशन वैल्यू, कोएगुलेटिंग वैल्यू बोलो चाहे कोएगुलेशन वैल्यू बोलो, फर्क नहीं पड़ता है ना। इलेक्ट्रोलाइट ए का जो कोएगुलेटिंग वैल्यू है वो 10 है, और इलेक्ट्रोलाइट बी का जो कोएगुलेटिंग वैल्यू है वो 20 है। तो आपको बताना है कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, समझ गए होगे। ए की ज्यादा होगी क्योंकि कम इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी लिख लेना। चलिए बहुत बढ़िया, आपने लिख लिया होगा। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की प्रोटेक्शन की बातें कर रहे हैं आप। देखो मैं पहले कुछ बातें आपको बताता हूं। एज यू नो कि लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो तो हम जानते हैं। लायोफोबिक कोलॉइड्स अनस्टेबल होते हैं, तो उनका कोएगुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है। दे आर इजीली कोएगुलेटेड, ठीक है। लायोफोबिक कोलॉइड्स आर अनस्टेबल, सो दे कैन बी इजीली कोएगुलेटेड। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं उनका कोएगुलेशन। हम चाहते हैं कि भाई लायोफोबिक जो सॉल्ट्स हैं वो आसानी से कोएगुलेट ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जो भी इंक होती है, इंक बेसिकली मेटेलिक सॉल्ट्स होते हैं। इंक जो बनती है वो मेटल के सॉल्ट्स होते हैं। तो मेटेलिक सॉल्ट्स तो यू नो लायोफोबिक होते हैं। तो जो इंक आप यूज करते हो, आपने देखा होगा जेल पेन जब भी यूज कर रहे होगे तो ऊपर एक फ्लूइड होगा, मतलब इंक तो भरी होगी रिफिल के अंदर, और ऊपर आपने देखा होगा एक फ्लूइड होगा। तो जो फ्लूइड है ना, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कोएगुलेशन से। अभी मैं बताऊंगा आगे। तो बेसिकली लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो उनके कोएगुलेशन आसानी से ना हो, उनका कोएगुलेशन आसानी से ना हो लायोफोबिक का, इसलिए सम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन आर एडेड। इसलिए थोड़ा सा लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन उस लायोफोबिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देते हैं। अब ये क्या करता है वो भी देख लेंगे। एंड दिस फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है अराउंड ईच लायोफोबिक पार्टिकल, प्रत्येक लायोफोबिक पार्टिकल के अराउंड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। जैसे
मान लो ये एक जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है स्फेयर, ये लायोफोबिक का पार्टिकल है, ठीक है। तो सारे लायोफोबिक के पार्टिकल इकट्ठा होने चाह रहे थे, चलो एक और लायोफोबिक बना देता हूं मैं, रुको। मान लो मैंने एक और लायोफोबिक पार्टिकल बना दिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मैंने लायोफिलिक ऐड कर दिया, तो लायोफिलिक क्या करता है, लायोफोबिक पार्टिकल के सराउंडिंग एक लेयर बना लेता है, लायोफिलिक लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लायोफोबिक पार्टिकल है और ये लायोफिलिक लेयर। तो अब देखो पहले क्या है, ये वाला लायोफोबिक और ये वाला लायोफोबिक इकट्ठा होना चाह रहे थे, इकट्ठा होके तभी तो वो कोलॉइडल सोल्यूशन से हट जाते, कोएगुलेट हो जाते। कोएगुलेट करना मतलब कोलॉइडल पार्टिकल का इकट्ठा हो जाना। तो अब ये बोल रहा है ऊपर वाली लेयर तो क्या है, लायोफिलिक है ना, ये भी ऊपर वाली लेयर क्या है, लायोफिलिक है। तो ये कहां पर जाना चाहेंगे, ये सॉल्वेंट के अंदर ही रहना चाहेंगे। अब तो ये लेयर इनके ऊपर आगे, ऊपर कौन सी लेयर आ गई, लायोफिलिक। तो ये लायोफिलिक जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से इनका जो कोएगुलेशन होगा वो आसानी से नहीं होगा, समझे। तो यहां से हम कोलॉइड को, लायोफोबिक कोलॉइड को इस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं। वापस से लायोफोबिक कोलॉइड्स अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनका कोएगुलेशन आसानी से हो जाता है। अब लिखना स्टार्ट कर दो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जिस वजह से हम थोड़ा सा उसके अंदर क्या डाल देते हैं, लायोफिलिक कोलॉइडल सोल्यूशन। और लायोफिलिक कोलॉइडल सोल्यूशन एक लायोफोबिक पार्टिकल के ऊपर लेयर बना लेता है, लायोफिलिक लेयर बोलते हैं जिसको, जिससे प्रोटेक्शन हो जाता है कोलॉइड का, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो। इसी वजह से लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो नीचे एक पॉइंट लिखा है, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड, तो वो भी लिख लेना। लायोफिलिक कोलॉइड को हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी बोलते हैं इसी वजह से। चलो, हो गया होगा यहां तक। अगर ये हो गया हो तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, गोल्ड नंबर। If it is completed, then take the next heading which is gold number. तो देखो गोल्ड नंबर क्या होता है। अब हम गोल्ड का सोल्यूशन, गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन बनाया हमने। अब मेटेलिक है, तो मेटेलिक सॉल्व जो होते हैं, मेटेलिक कोलाइडल सोल्यूशन, दे आर लायोफोबिक, तो अनस्टेबल है। तो गोल्ड का जो सोल्यूशन हमने बनाया है वो भी लायोफोबिक है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लायोफिलिक कोलॉइड डाल देते हैं, ठीक है। बात समझे। तो यहां पर हम जो लायोफिलिक कोलॉइड डालते हैं, जितना लायोफिलिक कोलॉइड डालते हैं, समझ लो वही गोल्ड नंबर है, समझ लो। लेकिन मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो तो यहां पर लिखा हुआ है। गोल्ड नंबर का फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हें यहां पर, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक एडेड। यहां पर देखो मिलीग्राम की बात की जा रही है, ठीक है। कितना मिलीग्राम लायोफिलिक कोलॉइड ऐड किया गया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, एमएल में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर भी मिलीग्राम है नीचे एमएल में, इनटू 10 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड नंबर का फॉर्मूला हो गया। या अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक एडेड, जो मैं पढ़ रहा हूं उसको देखो, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ एमजी मतलब मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक एडेड टू प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ 10 ml, 10 ml गोल्ड सोल्यूशन का कोएगुलेशन रोकने के लिए, ठीक है। कितना मिलीग्राम लायोफिलिक ऐड किया गया है इन 10% NaCl।
मतलब 10% NaCl भी होता है उसके अंदर, ये स्टैंडर्ड है, 10% NaCl रखेंगे। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात यह है कि भाई 10 ml गोल्ड सोल्यूशन है आपके पास, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना मिलीग्राम लायोफिलिक ऐड कर रहे हो आप, तो उसको हम बोल रहे हैं गोल्ड नंबर। फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, बाकी नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। गोल्ड नंबर लिख के सबसे पहला तो यही पॉइंट लिख लो, टू प्रोटेक्ट गोल्ड सोल्यूशन सम लायोफिलिक कोलॉइड्स आर एडेड। उसके बाद इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो लिख लो। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इस गोल्ड सोल्यूशन में 10% NaCl भी डाल रहे हैं, मतलब 10% उसके अंदर NaCl भी है, वो प्योर गोल्ड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया हो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो अब, इसी को हम गोल्ड नंबर बोलते हैं। चलो, अब एक और पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। ग्रेटर इज द गोल्ड नंबर, जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा इसका मतलब उतना ज्यादा हमने लायोफिलिक कोलॉइड डाला है। इसका मतलब है लोअर इज द प्रोटेक्टिंग पावर, यहां पर कोएगुलेटिंग पावर नहीं, प्रोटेक्टिंग पावर भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही कम है, क्योंकि जितना ज्यादा हम लायोफिलिक डाल रहे हैं इसका मतलब उसकी शक्ति उतनी कम है, और कम अगर लायोफिलिक डाल के ही कोएगुलेशन रोक दे रहे हैं, इसका मतलब जो हमने लायोफिलिक डाला है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है। जैसे वहां पर कोएगुलेटिंग पावर यूज कर रहे थे ना, तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड में हम प्रोटेक्टिंग पावर यूज करते हैं। तो कितना कम है ना, मतलब कितना लायोफिलिक कोलॉइड डालें कि प्रोटेक्ट हो जाए लायोफोबिक सॉल्व, समझे? तो अगर कम डालेंगे तो इसका कम डालने पर ही प्रोटेक्ट हो जा रहा है, इसका मतलब उसकी प्रोटेक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो यहां पर वही कोएगुलेटिंग पावर जो पहले यूज हो रहा था कोएगुलेशन में, वो प्रोटेक्शन में प्रोटेक्टिंग पावर जैसे यूज हो रहा है, समझे? अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे। तो कर लो इस क्वेश्चन को सॉल्व बिना बोले। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्वेश्चन लिखो, देखो, समझो, सॉल्व कर लो, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, लिख लिया होगा क्वेश्चन और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर हो गया है सब कुछ तो ये लिख लेना, ये नेक्स्ट हेडिंग है, इसको हम पढ़ते हैं। व्हाट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी, तो ये वाली थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक, चैप्टर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। सो स्टार्टिंग अ न्यू हेडिंग विच इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी। देखो मैं पहले समझा दे रहा हूं, जैसे आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बातें की थी AgI की। तो मान लो AgI ने PPT बना दिया। सिल्वर आयोडाइड, बेसिकली सिल्वर आयोडाइड का जो सॉल्ट होता है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लो अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाऊं AgI का, तो वो PPT बन जाएगा। मतलब नीचे जो पार्टिकल्स होंगे
जैसे ये देखो, जो नीचे पार्टिकल होंगे AgI के वो सेटल डाउन हो जाएंगे इस तरीके से। ये पीपीटी बन गया, बात समझे। अब इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, KI डाल दिया। लास्ट लेक्चर में याद होगा तुमको, KI में क्या होता है, AgI के ऊपर कौन आके चिपक जाते हैं, I माइनस आके चिपक जाते हैं। तो देखो AgI मॉलिक्यूल के ऊपर I माइनस आके चिपक गया और उन्होंने एक लेयर बना दी। ये लेयर, ये जो येलो कलर की लेयर दिख रही है ना तुम्हें, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर, या एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर बोल रहे हैं, ये पहली लेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद ये होता है कि जो I माइनस की एक लेयर बनी है ना, ये नेगेटिवली चार्ज लेयर है, तो जो बचे हुए K प्लस है ना, वो इसके I माइनस के लेयर, बनी हुई लेयर के ऊपर आ जाते हैं, I माइनस के ऊपर एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं K प्लस फिर से। बात समझे, पहले तो I माइनस K प्लस KI में से I माइनस निकल के सबसे पहले AgI के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद एक और लेयर बनेगी K प्लस की, उसको हम बोलेंगे सेकेंड लेयर। क्योंकि ये लेयर बहुत बड़ी है, बड़ी लेयर है, इसलिए सेकेंड लेयर को हम डिफ्यूज्ड लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूज का मतलब फैला हुआ, ठीक है। सेकेंड लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर। पहली लेयर बनने के बाद बनेगा। तो अब देखो, इसी चीज को वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस करना होगा तो देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मैंने क्या लिखा है और आपको भी यही लिखा है। आयंस आर एड्सॉर्ब्ड ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स टू फॉर्म फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर है ये, थोड़ा सा ठीक है, सही कर लेना। फर्स्ट लेयर, देन रिमेनिंग आयंस, जो बचे हुए आयंस हैं, दे फॉर्म अनदर लेयर विच इज कॉल्ड एज डिफ्यूज लेयर या सेकेंड लेयर, ठीक है। दिस इज हेमहोल्ट्ज डबल लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। इसी को हम हेमहोल्ट्ज का डबल लेयर फॉर्मेशन बोलते हैं। शायद हेमहोल्ट्ज नाम के साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने ये चीज बताई होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज हेमहोल्ट्ज डबल लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। और अब देखो क्या है ना कि मैं फर्स्ट ईयर पढ़ रही हूं, इसलिए इसकी हैबिट नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं धीरे बोलता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सॉरी अगर तुम्हें लग रहा है बहुत तेज मैं बोल गया, बहुत जल्दी बोल गया, ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये हेमहोल्ट्ज डबल लेयर फॉर्मेशन आसान सी चीज तो है। I माइनस आएंगे, पहले एड्सॉर्ब हो जाएंगे, एक लेयर बन जाएगी, उसके बाद K प्लस आएंगे तो K प्लस की सेकेंड लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो आयन सबसे पहले एड्सॉर्ब हो गए कोलॉइडल पार्टिकल पर, तो उन्होंने एक फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। और फिर जो रिमेनिंग आयंस हैं, उन्होंने एक दूसरी लेयर बनाई, उसको हमने बोला डिफ्यूज्ड लेयर, फैली हुई लेयर, ठीक है। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हेमहोल्ट्ज डबल लेयर फॉर्मेशन। अब ध्यान दो, ये नेगेटिव चार्ज्ड लेयर है, ये पहली लेयर जो है नेगेटिव चार्ज्ड है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। एक लेयर तो नेगेटिवली चार्ज्ड है और फिर एक लेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो तुमने पढ़ा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, समझे। तो इन दो लेयर के बीच में, पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में, वही आगे बोला गया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। समझ में आया जीटा पोटेंशियल क्या है? जो दो लेयर बन रही हैं उनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, समझे। चलो अब लिख लो ये। सब लोग फर्स्ट ईयर ही पढ़ रहे होंगे। अच्छा, मेरे से फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो। डाउट रहा करे तो पूछ लिया करो, बोल दिया करो, मैं वहां पर फिर से समझा दूंगा और थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा कम जल्दी बोलूंगा अगर आपको ऐसा लग रहा है। कोई चीज़ मुझे बहुत सिंपल लगती है कि मुझे ऐसा लगता है आपको तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगी, तो फिर मैं
उस हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, फिगर बना लो और उसके बाद जो भी चीज़ें लिखी हैं वो लिख लो अच्छे से। अभी जो भी यहाँ पर ये जो स्टफ लिखा है पूरा उसको कॉपी कर लो। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म। It's 19 hours. आई विल सजेस्ट कि ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लेना अच्छे से। एनसीईआरटी से 4-5 बार पढ़ लेना। तो ये जीटा पोटेंशियल इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल वाला लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इससे क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट में 1-2 पॉइंट इमल्शन के बारे में है तो ये भी लिख लेना, हेडिंग लिख लेंगे इमल्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इमल्शन। थोड़े बहुत पॉइंट है इमल्शन के बारे में, उसको देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। देखो इमल्शन बेसिकली क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेस, डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड होता है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो दोनों ही लिक्विड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें मिल्क, मिल्क एक कोलोइडल सोल्यूशन है, एक इमल्शन है। तो मिल्क बेसिकली क्या है, ऑयल इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर क्या रखे, वाटर के अंदर क्या है, ऑयल है। तो वाटर के अंदर अगर ऑयल चला गया तो वो बन गया मिल्क, उसको हम मिल्क बोल दे रहे हैं। ठीक है, और बटर क्या है, बटर है वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल ज्यादा मात्रा में, यहाँ पर फैट ज्यादा है, फैट ज्यादा है और वाटर बहुत कम है, तो इसको हम बटर बोल रहे हैं। मिल्क में क्या है, मिल्क में थोड़ा वाटर ज्यादा और ऑयल बहुत कम है। बात समझे? तो यहाँ पर दो तरीके से इमल्शन को डिफाइन किया गया है। तो इमल्शन क्या है, डीपी भी लिक्विड होगा और डीएम भी लिक्विड होगा। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है इमल्शन के बारे में, और ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। फिर एक इमल्सिफायर एजेंट क्या होते हैं वो देख लो। द सब्सटेंस विच इज यूज्ड विच इज एडेड टू स्टेबलाइज द इमल्शन, स्टेबलाइज करते हैं इमल्शन को, इमल्शन को जैसे तैसा बनाए रखते हैं। ठीक है, उनको कोएगुलेशन इतना आसानी से नहीं होता, तो उनको बोलते हैं हम इमल्सिफायर एजेंट। जैसे सोप, कुछ पर्टिकुलर सोप यूज किए जाते हैं इमल्सिफायर एजेंट के फॉर्म में, जो इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट लिख लो। इमल्शन, पहले तो इमल्शन लिख लो। इमल्शन कुछ भी नहीं, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है। फिर इमल्सिफायर एजेंट है। बाकी चैप्टर खत्म होता है मेरे साइड से। वैसे मैं एक एक्सरसाइज भी दे रहा हूं आपको इस चैप्टर के लिए, जो मैंने इंक्लूड नहीं किए, बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं, मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो वो एज ए एक्सरसाइज है, उसको एज ए एक्सरसाइज ही लेना, वो तुम्हें खुद कंप्लीट करना है।
बताता हूँ क्या एक्सरसाइज है। चलो लिख लिया हो तो मैं बता दे रहा हूं, तुम वैसे लिखते रहना, सुन भी लो। एक्सरसाइज ये है कि सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। नोट्स पढ़ लिया हो आपने तो इट इज वेरी गुड। आपको एनसीईआरटी भी रिपीटेड वे में पढ़नी है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो पढ़नी ही है। ठीक है, कुछ खास नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ा है, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, शायद एक पेज का भी नहीं होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ये आपको खुद से करना है। इसमें फिल्टरेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन, डायलिसिस, इन सब के बारे में दिया हुआ है। ये टॉपिक आपको खुद से करना है और खुद से नोट्स में इंक्लूड करना है। दिस इज एक्सरसाइज फ्रॉम माय साइड। ठीक है, ये आप तभी करोगे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे अच्छे से। तो दिस पार्ट इज लेफ्ट बाय माय साइड, दिस इज डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज। तो ये आपके खुद के लिए है। तो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट आप खुद कवर करोगे सरफेस केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से देखोगे, इसमें कुछ मेथड्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, डायलिसिस है, फिल्ट्रेशन है, ये सारी चीजें हैं। तो ये प्यूरिफिकेशन वाला टॉपिक तुम्हें कवर करना है खुद से, नोट्स में इंक्लूड करना है, तब जाके ये चैप्टर तुम्हारे साइड से कंप्लीट होगा। ओके, टिल नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड बाय माय साइड। मेरे साइड से तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। बात समझ? बाकी आई विल से कि इसको रिपीटेड वे में रिवाइज करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस भी आते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ऐसा कुछ न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, इसलिए इसका इतना डीसीए वगैरह मैंने दिया नहीं है। बाकी जो पिछले 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें खूब सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके डीसीए करने की भी जरूरत है। ठीक है, बाकी केमिकल काइनेटिक्स आई होप आपने पूरा कर लिया होगा, एनसीईआरटी से भी पूरा कर लिया होगा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स कर ली होंगी। और अब बारी आ गई इस चैप्टर को खत्म करने के लिए एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, पढ़ लेना पूरा एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कर लेना, भले वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे पूछेगा व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, तो ट्राई कि तुम उसको कॉपी में लिखो। ठीक है, आपको वो हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू द बोर्ड एग्जाम। तो आपको बोर्ड एग्जाम देना है, इसलिए आपको वो हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी अपने अंदर। ठीक है, उसको करो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जो पीछे की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसको एक कॉपी में प्रॉपरली अच्छे से करना सीखो, अभी से हैबिट बनाओ। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस भी होंगे, बाकी आपकी जो लिखने की हैबिट है वो भी इंप्रूव होती जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसका टेस्ट थोड़ा लेट लीजिएगा, टाइम लगेगा पढ़ने में। मैं यहाँ से ये चीज़ आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ, ये सजेशन मुझे मत दिया करो कि इसका टेस्ट कब लेना है। ठीक है, पढ़ने में टाइम लगेगा तो टाइम ज़्यादा यूज़ करो, रात दिन एक करो। ये कोई बात नहीं होती कि पढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, आपके लिए पेपर की डेट तो पोस्टपोन नहीं हो जाएगी कि आपके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए आपका हम थोड़ा लेट पेपर लेंगे, बाकी जिसको कम टाइम लगेगा उसका जल्दी पेपर ले लेंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए ये सब तुम्हारी वीकनेस है, और ये सब एक्सक्यूजेस छोड़ो और पढ़ाई स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट करना बंद करो। टाइम ज़्यादा वादा नहीं लगेगा कुछ भी, आप थोड़ी बार में रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। 1 मिनट दिया तुम्हें, उसके बाद मैं ये सेशन एंड कर दूंगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, उसको बारी बारी से रिवाइज करो, बिकॉज ऑफ बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसमें, और भूल जाओगे तुम फॉर्मूले भूल गए तो गेम हो जाएगा उस चैप्टर का। वो चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो बेस है पूरा, वो बेस है, इसलिए हम उसको थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं। तो उस चैप्टर को अच्छे से करना। बाकी आगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चैप्टर आएंगे फिजिक्स में, मेरे हिसाब से दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से, कमांड बन गई, आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना सीख गए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको आगे। मैग्नेटिज्म जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से करो, अच्छे से करो। अच्छे से करने का मतलब ये नोट्स बार बार रिवाइज करो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूँ उस पर। और तुम भी बहुत ज़्यादा ट्राई तब तक मत क्या करो जब तक नोट्स बहुत अच्छे से ना आया हो तुमको।
नोट्स को रिपीटेड वे में करो, नोट्स में भी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके लिए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है अभी। ठीक, ये क्या पूछ रहे हो? स्टेबलाइज मतलब मैं समझा ही नहीं। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है आप खुद जान जाओ। स्टेबलाइज का मतलब मैं क्या बताऊं यार, डिक्शनरी में सर्च करना। ठीक है, चलो तो ये डाउट आपको कुछ है नहीं, सेशन करते हैं खत्म। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.